सीजीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा से पारित। विपक्ष के हंगामे के बीच आज फिर लोकसभा से 49 सांसद निलंबित। आसन की गरिमा की खिल्ली उड़ाने पर राज्यसभा में सभापति ने जताई नाराजगी, कहा आज दिखा सबसे निचला स्तर। भाजपा की संसदीय दल की बैठक में संसद की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के रवैये पर पीएम ने साधा निशाना, कहा विधानसभा चुनाव में हार से बौखला गया है विपक्ष, संसद की कार्यवाही को बाधित करना हताशा का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की चौथी बैठक शुरू। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की 5 याचिकाओं को किया खारिज। हिंदू पक्ष के 1991 में दर्ज कराए गए केस पर सुनाया गया फैसला। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। राहत और बचाव कार्य जारी। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। आईएमएफ ने भारत को बताया स्टार परफॉर्मर। वैश्विक ग्रोथ में भारत की अहम भूमिका। डिजिटलीकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर बनी मजबूत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबले में अफ्रीकी टीम ने जीता टॉस। दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। संसद में जारी अवरोध के बीच ही लोकसभा से 2 अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई। चर्चा के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और सीधे अब हम आपको ले चलते हैं लोकसभा में। लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी। जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत के, ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं। चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल हैं, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूँ और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आज़ादी आई तो जगह जगह जॉर्ज पंचम की मूर्तियां थी, क्वीन विक्टोरिया की मूर्तियां थी। बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी? उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा? ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जो पूरी सोच है इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपापूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है, और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है, लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभु राम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे अभिभाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि इस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों? आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है? जब आज़ाद भारत बनता है तो आज़ाद भारत की जो आज़ाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये बड़े सवाल हैं, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हाँ, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता हैं, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधवमदन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया, एकेडमिशियंस से बात हुई, जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं, तो एक मन में और विचार आ रहा है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, क्षमा कर कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा, आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत विनम्रता से क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी उसका जो सिंबल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा। पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के CRPC में जो, उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 को बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी,
द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है, अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लग-बुटते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है, थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये ना कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा किंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूँगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की फर्क होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं। एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इसके बारे में थोड़ा देखने की ज़रूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की ज़रूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहाँ पर उठाना चाहता हूँ, इसमें बहुत चर्चा होती है, राइट ऑफ प्राइवेसी। आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बहुत ही स्पष्ट हैं। ए क्रिमिनल हैज नो राइट टू प्राइवेसी, ए करप्ट पर्सन हैज नो राइट टू प्राइवेसी। वरना तो पुलिस उनको कभी गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। रांची में एक सांसद जी के यहाँ 350 करोड़ रुपए मिलेंगे तो इनकम टैक्स तो वहाँ जा ही नहीं सकती है, क्योंकि माई राइट टू प्राइवेसी मेरे घर में घुस रहे हैं। तो इस पर दुनिया का कानून बहुत ही स्पष्ट है। तो कुछ लोग टेक्नोलॉजी के संबंध में बार बार राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा उनको कानून पढ़ने की जरूरत है। और पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दिस राइट ऑफ प्राइवेसी विच इज अ फंडामेंटल राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कंडोन करप्शन, टू कंडोन क्राइम। तो ये बात, ये प्रिंसिपल समझना जरूरी है। इसलिए मुझे लगा कि ये विषय रखना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे अधिनियम की एक और चीज को समझना जरूरी है। चूंकि इंडियन पेनल कोड दंड पर था, इसलिए कई प्रमुख अपराध नीचे थे और अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत करने वाले प्रावधान ऊपर थे। इस पूरी सोच को भारतीय न्याय अधिनियम में बदला गया है। मतलब महिला संबंधित कानून सबसे ऊपर है, इस बात को समझा जाए। ये मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये सोच बहुत ही अच्छी लगी
कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाए कानून हमारी सोच में अंतर है कि महिला, बच्चे, बहुत विस्तार से उसको रखा गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उसको बताएंगे। और जो पहले जो मानव संबंधित ऑफेंस थे, 302 मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में मर्डर वगैरह डाउरी करके, और बलात्कार, ये सब कहां से कहां तक थे? ये चैप्टर रोमन 6 में थे, चैप्टर रोमन 16 में थे। और 302 था हत्या का पूरा विश्लेषण और वो अपराध। अब ये सीधा ऊपर आ गया है और काफी जो मैंने कहा महिलाओं, बच्चों के बाद इसको बताया जाता है। अब जो मैंने कहा बलात्कार का प्रावधान वो सब न्याय संहिता के धारा 63 और 64 में है। तो 376 से 63-64 ये सोच का है, मैं कहना चाहता हूं। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग। एक बात जो और कही गई है और जो दो प्रावधान ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, मैं माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। सर, एक होता है समरी ट्रायल, एक होता है वारंट ट्रायल। समरी ट्रायल होता है पुराने कानून में 2 साल या उससे कम की सजा है तो आपका तेज ट्रायल चलेगा। अब सिर्फ एक काम किया माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल में कि समरी ट्रायल के सजा वाले को 2 से 3 साल कर दिया। तो जब लोकसभा से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जहां पर आईपीसी और सीआरपीसी की जगह 3 नए बिलों पर चर्चा हो रही है और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उसमें अपना संबोधन दे रहे थे। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल 2023 पर लोकसभा में चर्चा जारी है, जिनके जरिए सरकार आज़ादी के पहले के कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। 1973 के सीआरपीसी कानूनों के बदले 3 नए कानून लाई है सरकार, जिनमें भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल 2023 शामिल हैं। क्या है इन 3 विधेयकों की मुख्य बातें, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन 3 विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग मानने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो।
एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस डायरी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्युदंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर।